हेलो दोस्तों, मैं अनु। वेलकम टू एलाइट लर्निंग पॉइंट। आज हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 5 से 11 तक आर्टिकल्स आते हैं। 5 to 11 आपके आर्टिकल्स होंगे और जो बात करता है दैट इज टॉक अबाउट सिटीजनशिप, यानी जो भारत की नागरिकता के बारे में बात करता है। भारत की नागरिकता किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं। पर हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे, पर ये नागरिकता का जो सिटीजनशिप का इशू है वो इतना बड़ा क्यों है। सिटीजनशिप का इशू इसीलिए भारत में आया क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था कि इंडिया की टेरिटरी क्या होगी, कि इंडिया की टेरिटरी कितनी होगी, टेरिटरी क्या होगी और उसकी सिटीजनशिप किसके पास होगी, इंडियन सिटीजनशिप किसके पास होगी, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था। इसीलिए ये इन दो बातों के लिए सिटीजनशिप का इशू बन गया था, जिसके लिए इंडियन सिटीजनशिप का इशू बना था कि इंडिया की टेरिटरी कितनी होगी और इंडियन सिटीजनशिप किसके पास होगी। क्योंकि जो इंडियन सिटीजनशिप जिसके पास होगी, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी कुछ ऐसे प्रिविलेजेस और ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए बने हैं, उनको ही मिलने के लिए बने हैं। तो सिटीजनशिप को कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को दो तरीके से डील किया गया है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन सिटीजनशिप को दो तरीके से डील करता है। फर्स्ट वन इज कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950, इस तारीख के बाद जो भारत में लोग थे उनकी सिटीजनशिप क्या होगी। और दूसरा मेथड ये है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, किसके अंडर में बनाएगी, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके हिसाब से सिटीजनशिप के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 5 से। आर्टिकल 5 बात करता है कि डोमिसाइल किसके पास होगी। आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। बाय डोमिसाइल। अब ये डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। डोमिसाइल का मतलब होता है एक परमानेंट हाउस, जहां आप एक परमानेंटली रह रहे हो। जैसे कि यदि आप इंडिया में रह रहे हो पर आपकी जॉब के लिए आप कहीं बाहर जाना पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो डोमिसाइल होगा वो बाहर का हो जाए। इसका मतलब आप इंडिया के ही डोमिसाइल है। अब आर्टिकल 5 में दो बातें कही गई हैं कि किन के द्वारा आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। या तो आपके पास भारत का डोमिसाइल हो, पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। इसके अलावा या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, बर्थ ऑफ इंडिया हो, भारत में जन्म हुआ हो, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, एनी ऑफ योर पेरेंट्स, आपके माता पिता में से कोई भी जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जो कि बोर्न इन इंडिया हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर रेसिडेंसी इन इंडिया, या फिर आप भारत के निवासी रहे हो। रेसिडेंसी इन इंडिया कब, फॉर 5 years बिफोर कमिटमेंट। कमिटमेंट से 5 साल पहले आप भारत में रहे हो। कमिटमेंट से 5 साल पहले मतलब
26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले यानी कि 1945 से आप भारत में रहे हो, भारत में आपका निवास रहा हो, तो इन ये तो कंडीशन फुलफिल करनी ही है आपने, और इनमें से कोई वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपके पास भारत का डोमिसाइल होगा, आप भारत के निवासी होंगे। आर्टिकल 5 तो इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है? इसको एक केस लॉ से समझते हैं कि डोमिसाइल किसके पास होगा, डोमिसाइल किसके पास होगा? डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, जिसमें कहा गया कि देयर इज वन डोमिसाइल इन इंडिया, देयर इज ओनली वन डोमिसाइल इन ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट का डोमिसाइल अलग होगा और आपके देश का डोमिसाइल अलग होगा, ऐसा नहीं है। इस केस में बताया गया, इस केस में कहा गया कि जो डोमिसाइल होगा वो सिर्फ भारत का एक ही होगा, एक व्यक्ति के पास एक ही डोमिसाइल होगा। बात करते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 बात करता है जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, जो लोग माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग भारत से पाकिस्तान आए उसके बारे में बात करता है। अब पार्टीशन के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया कि उनके पास किस बेस पर उनकी सिटीजनशिप डिसाइड होगी, तो उन्हें 2 पार्टों में बांटा गया। तो पहली थी बिफोर 1948, सेकेंड थी आफ्टर 1948। ये 2 भागों में बांटा गया कि इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसी बीच में एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था, दोनों देशों में परमिट सिस्टम को इश्यू किया गया था, जिसमें कि आपस में दोनों देशों में से कोई भी व्यक्ति या तो भारत से पाकिस्तान या भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत, दोनों जगह कोई भी माइग्रेशन कर सकता है। इसी बीच इसी डेट को ये परमिट सिस्टम इशू किया गया था दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में परमिट सिस्टम को लागू किया गया था। अब ये जो बिफोर 19 जुलाई 1948 वाली जो डेट है, इसको जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आएगा उसको इंडियन का सिटीजन माना जाएगा यदि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जन्म हुआ हो या फिर माइग्रेशन के टाइम पर इंडिया में रहे। भारत में रहा। इन्हीं 2 कंडीशन पर उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। अब सेकंड वाला, इसको इंडियन सिटीजनशिप जब दी जाएगी जब उसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का जन्म हुआ हो इंडिया में।
जब उसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का इंडिया में जन्म हुआ हो, वर बोर्न इन इंडिया, या फिर वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए इंडिया आया हो, के लिए इंडिया आया हो, माइग्रेशन के लिव इन इंडिया फॉर 6 months आफ्टर माइग्रेशन के 6 महीने बाद तक वो इंडिया में रहा हो, माइग्रेशन के 6 महीने बाद तक वो इंडिया में रहा हो, और फोर्थ है उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट की हो, एप्लीकेशन दी हो, और जो वो एप्लीकेशन जिस ऑफिसर को दी है, जिस ऑफिसर को वो एप्लीकेशन दी है, उसके द्वारा उसे एज अ इंडियन सिटीजन मान लिया हो, रजिस्टर्ड कर लिया हो। तो ये जो 5 कंडीशंस हैं, इसके बेस पर उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसके बाद अब बेसिकली 5th और 6th आर्टिकल में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। जो 5th आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट टेरिटरी इन इंडिया। जो आर्टिकल 5 है वो बात करता है टेरिटरी इन इंडिया, जो लोग भारत की टेरिटरी में रह रहे हैं उनके बारे में बात करता है। लिव्स इन टेरिटरी इंडिया, जो लोग भारत की टेरिटरी में रह रहे हैं उनके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 6 बात करता है टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हो, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए हो या भारत से पाकिस्तान गए हो, ब्रिटिश टेरिटरी की बात करता है। और आर्टिकल 5 बात करता है इंडियन टेरिटरी की। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 बात करता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान, अब क्या वो इंडिया के सिटीजन होंगे? क्या उन्हें इंडिया का सिटीजन माना जाएगा? डेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें डेट्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 जो व्यक्ति बिफोर 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान जा चुके थे, जो भारत से पाकिस्तान जा चुके थे, उन्हें इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और जो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स आपको जरूर नोट करनी है। और जो 1 मार्च
आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जा चुके थे पर वो वापस भारत आ चुके थे, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस थी। क्या थी वो कंडीशन? चलिए, पहली कंडीशन, या तो वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, या तो वो या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में उनका जन्म हुआ हो। सेकंड, वो वापस आए हो तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए हो। यदि वो पाकिस्तान से भारत वापस आए हैं तो वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए ही वापस आए हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए, शिप के रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हो या कोई रजिस्ट्रेशन कराया हो। फोर्थ कंडीशन थी, वो जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन के लिए जिस ऑफिसर से उन्होंने अप्लाई किया था, रजिस्टर्ड बाय ऑफिसर, उस ऑफिसर द्वारा रजिस्टर कर लिया गया हो एज अ इंडियन सिटीजन। और फिफ्थ है, जब वो भारत वापस आए तो आफ्टर माइग्रेशन, भारत वापस आने के बाद 6 महीने तक, फॉर 6 मंथ वो भारत में रहे। तो ये 5 कंडीशन उनको फुलफिल करनी होंगी पाकिस्तान से भारत वापस आने के बाद आफ्टर 1/3/1947, 1 मार्च 1947 के बाद यदि वो भारत से पाकिस्तान गए हैं पर पाकिस्तान से भारत वापस आ गए हैं तो उनको ये 5 कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, तभी उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 बात करता है कि क्या जो व्यक्ति अब्रॉड में है उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी? क्या जो व्यक्ति अब्रॉड में है उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी? तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 8 के बाद। आर्टिकल 8 बात करता है कि सिटीजनशिप उन व्यक्ति को भी दी जाएगी जो कि अब्रॉड में रहते हैं, जो कि बाहर चले गए हैं, इंडियन ओरिजिन में नहीं रहते हैं, नॉट लिव्ड इन इंडियन ओरिजिन। तो इसके लिए भी 2 कंडीशन बताई गई है। इसके लिए पहली कंडीशन है या तो वो खुद या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से कोई भी खुद पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर, या तो वो खुद या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पार्टीशन से पहले अनडिवाइडेड इंडिया के रहे हो, जन्मे हो। बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या तो वो पार्टीशन से पहले वाले इंडिया में उनका जन्म हुआ हो या फिर जिस भी कंट्री में वो गए हैं, जिस भी फॉरेन कंट्री में वो गए हैं, अब्रॉड में गए हैं, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट है पाकिस्तान, वो बाहर फॉरेन कंट्री में नहीं आएगा, अब्रॉड में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बात हम ऑलरेडी आर्टिकल 5 to 7 में कर चुके हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जो फॉरेन कंट्री है वहां पर डिप्लोमेटिक उनको एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड किया,
इंडियन सिटीजन उनको रजिस्टर्ड किया हो तो उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप रह सकती है, यदि उनको उनके पेरेंट्स जो अनडिवाइडेड इंडिया में जिनका जन्म हुआ, या फिर जो फॉरेन कंट्री है जहां पर वो गए हैं, अब्रॉड है, जहां पर उनको डिप्लोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर्ड किया हो, एज अ इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर्ड किया हो, तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी और उनको वो सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे जो कि भारत के नागरिक को दिए जाते हैं। अब आर्टिकल 9 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट नॉट डीम्ड टू बी अ सिटीजन। अब क्या जो व्यक्ति बाहर रह रहा है उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है, वो तो हमने आर्टिकल 8 में पढ़ लिया, पर अगर किसी व्यक्ति ने कमिटमेंट से पहले, बिफोर कमिटमेंट वॉल्यूंटरली, खुद अपनी इच्छा से फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो उसको, अगर किसी व्यक्ति ने बिफोर कमिटमेंट 26 जनवरी 1950 से अगर किसी व्यक्ति ने वॉल्यूंटरली अपनी इच्छा से फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, वो इंडियन सिटीजनशिप की मांग नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से बाहर की सिटीजनशिप, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकता है अंडर आर्टिकल 5, 6, 8। इन आर्टिकल्स में वो इंडियन की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जो भी कमिटमेंट के बाद जो भी सिटीजनशिप जिन लोगों ने 5, 6, 7, 8 आर्टिकल में पाली है, जिन्होंने सिटीजनशिप नागरिकता पाली है, वो किसके द्वारा चलेंगे? वो पार्लियामेंट के द्वारा उनको रेगुलेट किया जाएगा, बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जिन्होंने भी आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जिन्होंने भी इन आर्टिकल्स में सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है उनको बाय पार्लियामेंट रेगुलेट किया जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जो रूल बनाई जाएगी उन सिटीजनशिप को, उन सिटीजन्स को उन रूल्स के अंडर रहना पड़ेगा। इसी आर्टिकल में पार्लियामेंट का पावर ऑफ मेकिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। मेकिंग रूल्स, इसी आर्टिकल में पार्लियामेंट के पावर को, जो कि वो रूल्स को बना सकती है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था कि जो भी भारत के सिटीजन होंगे उसके लिए जो लॉ बनाएगी, उसके लिए जो रूल बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी और सिटीजन को, वो नागरिकों को वो रूल मानने पड़ेंगे। अब आता है आर्टिकल 11 जो बात करता है कि पार्लियामेंट जो होगी वो कैसे रूल बना सकती है, उसके पास क्या पावर है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप। अब इसमें भी दो बातें कही गई हैं आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में दो बातें कही गई हैं। जो भी 26
जनवरी 1950 के बाद जो भी सिटीजनशिप के मैटर्स होंगे, जो भी सिटीजनशिप के मैटर्स होंगे उसको पार्लियामेंट देखेगी, उसको पार्लियामेंट देखेगी और वही रूल बनाएगी उनके बारे में। जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी सिटीजनशिप के जो भी मैटर होंगे वो कौन बनाएगी, उसके पार्लियामेंट रूल बनाएगी, लॉ वही बनाएगी। और सेकंड है जो भी 5 और 8 से लेकर जो भी सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको 5 से लेके 8 तक आर्टिकल में सिटीजनशिप के सिटीजन्स के जो भी राइट्स हैं पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट एंड रिवोक दीज राइट्स। पार्लियामेंट उन सारे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट और रिवोक कर सकती है। जो भी 5 से लेके 8 तक सिटीजन के जो भी राइट्स होंगे पार्लियामेंट उस सारे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट और रिवोक कर सकती है। आज की क्लास में हमने सिटीजनशिप के बारे में जाना, नागरिकता के बारे में जाना। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे रात को 8 बजे। थैंक यू।